सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? इंट स्टार, सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन ऑफ कारो 2020। अब सर, ये जो कारो 2020 एक ऐसा टॉपिक है जो सीए इंटर हो चाहे सीए फाइनल हो, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईसीआई, क्योंकि आजकल हर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कारो 2020 की रिपोर्टिंग होती ही है। ठीक है, अब हमको सर समझना है कि कारो 2020 क्या सब कंपनीज पे लगता है, क्या सबके ऑडिट पे लगता है, और अगर लगता है तो उसमें क्या क्या क्लॉजेस होंगे, ये सब हम इस रिवीजन में कवर करने वाले हैं। तो सारे के सारे बच्चे अपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक के साथ रेडी रहे, बहुत मजा आएगा इस रिवीजन में। ठीक है सर, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ एप्लीकेबिलिटी। जो कारो 2020 है सर, ये किस पे एप्लीकेबल है? तो मैं बोलता हूं सारी कंपनीज पे। दिस इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट कुछ कंपनीज है जिन पे एप्लीकेबल नहीं, जैसे फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे बैंकिंग कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया। बट सर अगर मैं बोलूं एनबीएफसी, ये अलग है, इस पे एप्लीकेबल है, इस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर, अब जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी कंपनीज है, जैसे स्मॉल कंपनी हो गई, 1% कंपनी हो गई, इन पे भी एप्लीकेबल नहीं है, ये भी हमारे एक्सेप्शन में आ जाती है, इन पे भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है सर, और प्यारी कंपनीज का मतलब है जो चैरिटेबल कंपनीज होती है, जैसे सेक्शन 8 कंपनी, ये भी एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा ये कहता है कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके ना तो ऊपर ना नीचे कोई भी पब्लिक कंपनी नहीं है, यानी नाइदर देयर इज अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, और अगर ये सेटिस्फाई करती है तीन कंडीशन, तो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे भी हम कारो एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब सर कौन सी तीन कंडीशन है? सबसे पहले तो जो इसकी इक्विटी है, यानी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस अप टू 1 करोड़ है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, एंड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप टू 1 करोड़ थ्रू आउट द ईयर। मतलब अगर ईयर में किसी भी पॉइंट पे अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर ये कंपनी पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, एंड इसका जो रेवेन्यू है इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, दिस इज अप टू 10 करोड़ एज पर द पीएनएल प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3। तो अगर ये तीनों लिमिट्स के दायरे में रहती है, यानी 1 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, से विद मी 1 1 10, अगर इस दायरे में रहती है तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, देन कारो विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब सर एक बात बताओ, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन दोनों कंडीशंस को साथ में कैसे लेना है? तो मैंने कहा इसके लिए स्मॉल कंपनी के प्रोविजंस रिवाइज करते हैं। स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ठीक है सर, और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। पेड अप शेयर कैपिटल इज अप टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर इज एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 40 करोड़। यानी 4 करोड़ और 40 करोड़ की अगर लिमिट से सेटिस्फाई करती है एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ये स्मॉल कंपनी बन जाएगी। अब इसकी कुछ एक्सेप्शन है, अगर ये होल्डिंग या सब्सिडरी किसी की तो स्मॉल कंपनी नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी है तो स्मॉल कंपनी नहीं है, या फिर इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट, तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है। तो सर कारो की एप्लीकेबिलिटी कैसे चेक करें? सबसे पहले तो चेक करो सामने वाली कंपनी क्या स्मॉल कंपनी है। कैसे चेक करें? यूजिंग द प्रीवियस ईयर फिगर। अगर प्रीवियस ईयर की फिगर ही नहीं दे रखी तो सीधा प्राइवेट की कंडीशंस चेक कर लेना। ठीक है सर, तो सबसे पहले चेक किया फॉर द स्मॉल कंपनी, इफ यस एग्जेम्प्ट फ्रॉम कारो 2020, काम खत्म। If it is not a small company, then check whether all the conditions of private limited company are satisfied. क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वो जो तीन कंडीशन थी 1 1 और 10, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स अप टू 1 करोड़, बोरोइंग्स अप टू 1 करोड़ फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टर्नओवर अप टू 10 करोड़ एज पर द पीएनएल, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये कारो से बचेगी। अब सर इसके लिए जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसी चीज के लिए हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया। तो लेट्स से जो फाइनेंशियल ईयर है, दैट फाइनेंशियल ईयर इज 23-24, और आपको चेक करना है कारो एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तीन कंपनी है, हेरा फेरी, दे दनादन, भागम भाग। हेरा फेरी प्राइवेट लिमिटेड में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के लिए पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 4 करोड़ और 40 करोड़ के अंदर होना चाहिए। क्या ये है? हाँ सर, तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल कंपनी हो गई। अगर स्मॉल कंपनी हो गई तो इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, यहां पे कारो से ये एग्जेम्प्ट हो जाती है, कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर, अब आ जाओ भागम भाग की बात करते हैं। प्रीसीडिंग ईयर में पेड अप शेयर कैपिटल 3.5 करोड़ है, तो ये लिमिट तो सेटिस्फाई हो गई, 4 करोड़ के अंदर अंदर है। टर्नओवर 40 से ज्यादा हो गया, 42 हो गया, तो ये स्मॉल तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्मॉल कंपनी नहीं है। अब आ जाओ प्राइवेट लिमिटेड की कंडीशन चेक करते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स अप टू 1 करोड़ चलेगा सर, टर्नओवर अप टू 10 करोड़ चलेगा सर, बोरोइंग्स अप टू 1 करोड़ चलेगा सर। तो क्या मैं बोल दूं? कारो इज एग्जेम्प्ट। प्राइवेट की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कारो इज एग्जेम्प्ट। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट, दे दनादन प्राइवेट लिमिटेड। दे दनादन की बात करूं तो स्मॉल कंपनी के लिए दोनों ही लिमिट्स की बैंड बच जाती है, तो ये भी स्मॉल नहीं है। अब प्राइवेट की तीनों कंडीशन चेक करते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस अप टू 1 करोड़ चलेगा, टर्नओवर अप टू 10 करोड़ चलेगा, बोरिंग्स अप टू 1 करोड़ चलेगा। बट साल में एक पल ऐसा आया जब 1.5 करोड़ की बोरिंग हो गई, यानी एट वन पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो क्या मैं बोल दूं अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई? ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि बोरोइंग्स में हमको चेक करना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। थ्रू आउट द ईयर ये जो बोरोइंग्स है अप टू 1 करोड़ रहनी चाहिए। सो इन दिस केस कारो विल बी एप्लीकेबल, कारो यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या एप्लीकेबिलिटी क्लियर है? हाँ सर। तो इसको हम कैसे ध्यान रखते हैं? हम सिंपल बोलते हैं कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू बस्सी प्राइवेट लिमिटेड। बस्सी का क्या मतलब है? सारे के सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे। BA का मतलब है बैंकिंग कंपनी, SS का मतलब है सेक्शन 8 और स्मॉल कंपनी, I फॉर इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मतलब
not a holding or subsidiary of public company satisfying the three condition, and बस्सी is one person, so one person company. कोई सेंस है इस बात की? मैंने कहा नहीं, बट हमको सारे के सारे पॉइंट्स याद हो गए। इससे अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टडी मटेरियल में भी है और एमटीपी आपके सितंबर 24 वहां पे इन्होंने यही सवाल पूछ रखा है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर यहां पे एक छोटी सी बात और लिखी है, कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट क्लॉज 21, तो आगे कवर करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी अगर है तो कारो विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब आ जाओ क्लॉज वाइज आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन विद सबसे पहले क्लॉज नंबर 1। सर ये किसकी बात करता है? पीपीई की बात करता है, इंटेंजिबल एसेट्स की बात करता है, राइट ऑफ यूज एसेट्स की बात करता है। मैंने आपको कैसे सिखा रखा है ये? आप बोलते हो सर पीपीई की पीपीटी, पीपीई की पीपीटी। पीपीटी का मतलब है, सबसे पहले पी का मतलब है प्रॉपर रिकॉर्ड्स, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स और फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है सर। अब जो रिकॉर्ड में है क्या उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है? अब सर इंटेंजिबल की फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगी? उनका तो फिजिकल सब्सटेंस ही नहीं होता। तो हम पीपी के फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करेंगे। तो पीपी के फिजिकल वेरिफिकेशन में सारे बच्चे देखो, वेदर द पीपी हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल। रीजनेबल इंटरवल यानी कम से कम 3 साल में एक बार होना चाहिए। ठीक है सर। अब अगर इसमें कोई मोटी गड़बड़ मिली यानी एनी मटीरियल डिस्क्रिपेंसी अगर मिली है तो क्या उसको प्रॉपर्ली डील किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है सर। 2 पीस तो हो गए, प्रॉपर रिकॉर्ड, फिजिकल वेरिफिकेशन। टी का मतलब है टी फॉर टाइटल डीड्स। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट ऑन लीज क्या वो कंपनी के नाम में है, और अगर नहीं तो शेयर होल्डर्स को बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है, डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी ग्रॉस वैल्यू क्या है। अगर कंपनी के नाम में नहीं है तो किसके नाम में? क्या कंपनी के प्रमोटर के नाम में है, क्या ये कंपनी के रिलेटेड पार्टी वगैरह के नाम में है, डायरेक्टर के नाम में है, किसी रिलेटिव के नाम में या किसी इंप्लॉय के नाम में है, फिर ये काम कितने टाइम से चल रहा है, पीरियड हेल्ड एंड इसका रीजन क्या है, ये सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पीपीई की पीपीटी। अब क्या बचा? मैंने कहा अब बचा रिवैल्यूएशन और बेनामी। तो अगर कंपनी ने रिवैल्यूएशन कराई है ड्यूरिंग द ईयर किसी पीपीई की, राइट ऑफ यूज एसेट की, इंटेंजिबल एसेट की या सबकी, तो आपने 2 बातें डिस्क्लोज करनी है एज ऑडिटर। क्या ये रजिस्टर्ड वैल्यू ने करी, एंड द अमाउंट ऑफ चेंज इफ इट इज 10% और मोर in aggregate of the net carrying value of each class of PP। क्लास का मतलब क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। एंड द लास्ट पॉइंट वाज रिलेटेड टू बेनामी। अगर कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है विच हैज बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी, तो आपने बस ये देखना है क्या इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है या नहीं, क्या इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है या नहीं। तो क्लॉज 1 की अगर क्विक रिवीजन करें तो यहां से हो जाएगी। सबसे पहले पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड्स, एंड लास्ट में आपने रिवैल्यूएशन और बेनामी की बात करनी है। क्या क्लॉज 1 पूरा रिवाइज हो गया? इज द क्लॉज 1 क्रिस्टल क्लियर टू यू? यस और नो? यस सर। अब बात करते हैं क्लॉज 2 की। अगर मैं क्लॉज 2 की बात करूं तो चाहे आपका AS2 हो, चाहे आपका AS2 हो या फाइनल लेवल पे इंड AS2, ये हमेशा किसकी बात करेंगे? सर ये बात करेंगे इन्वेंट्री की। अब इन्वेंट्री में 2 बातें डिस्कस होंगी। सर क्या क्या? सबसे पहले तो आपने इन्वेंट्री में बोलना है कि क्या इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हुई तो 3 बातें देखना। सर क्या? ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ये टाइम से हुई है, सही से हुई है, और अगर वेरिफिकेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो उसको प्रॉपर्ली डील किया कि नहीं। टाइम से हुई है यानी रीजनेबल इंटरवल, जिस जनरली वंस इन अ ईयर। सही से हुई है यानी देयर शुड बी प्रॉपर कवरेज एंड प्रोसीजर्स। एंड लास्ट में आप बस इतनी सी बात बोलोगे, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिली ऑफ 10% और मोर इन एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, क्या इसको प्रॉपर्ली डील किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर ऊपर जब आपने पीपी पढ़ाया था तो उसमें आपने बोला था मटीरियल डिस्क्रिपेंसी, बट यही चीज इन्वेंट्री में हो जाती है 10% और मोर। ये बारीकी ध्यान रखना। ठीक है सर। इसके अलावा फिजिकल वेरिफिकेशन के अलावा मैंने क्या कहा था? सर अगर कोई वर्किंग कैपिटल सैंक्शन मिली है, मैंने लोन नहीं लिया, सैंक्शन मिली यानी बैंक ने फैसिलिटी दी है, भले कंपनी ने उसको यूटिलाइज किया हो या ना किया हो, तो इफ एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को सैंक्शन हुई है वर्किंग कैपिटल ग्रेटर देन 5 करोड़, वो धमाल में बोलते हैं ना 10 करोड़, हाँ सर, अब वो 10 करोड़ नहीं है, सिर्फ 5 करोड़ है। तो अगर वर्किंग कैपिटल सैंक्शन हुई है ग्रेटर देन 5 करोड़ फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वर्किंग कैपिटल कौन सी सिक्योरिटी पे मिलती है? करंट एसेट्स पे। तो ऐसे केस में बैंक पता है जानना चाहता है, बैंक क्वार्टरली बेसिस पे जानना चाहता है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, आपके पास कितने डेटर्स पड़े हैं। तो क्वार्टरली आपको रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स फाइल करनी पड़ती हैं विद द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑडिटर ये रिपोर्ट करेगा जो बातें रिटर्न्स में बताई, जो बातें स्टेटमेंट में बताई, क्या वो एग्री करती हैं विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहीं बैंक झूठ तो नहीं बोल रहा, और अगर बोल रहा है इफ दे डोंट एग्री देन एज अ ऑडिटर यू नीड टू गिव द डिटेल, फिर आपको इसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो अगर आप इसको बुक से गो थ्रू करो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, 2 बातें बतानी है, फिजिकल वेरिफिकेशन और वर्किंग कैपिटल सैंक्शन। फिजिकल वेरिफिकेशन में बस 3 चीजें बताना। सर क्या? टाइम से हुई, सही से हुई, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिली मटीरियल, नो 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 नो, 10% और मोर, 10% और मोर इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, तो बाबू आप उस चीज को रिपोर्ट करके चलोगे। डन सर। सेकंड थिंग मैंने बोली वर्किंग कैपिटल सैंक्शन एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपए, एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपए मिली है किसकी सिक्योरिटी के बेसिस पे? करंट एसेट की सिक्योरिटी। तो बैंक को जो भी बुक्स जाती है, रिटर्न्स जाती हैं, क्या वो जो रिटर्न्स हैं, क्या वो जो स्टेटमेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री
एग्री करते हैं कि नहीं। अगर एग्री नहीं करते तो एज अ ऑडिटर आपने उसकी डिटेल्स भी देनी है, और ये ना क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं। ये जो रिटर्न्स और स्टेटमेंट से क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं, छोटी सी बात ध्यान रखना, ठीक है सर। अब यहाँ पे आईसीए ने एक एग्जांपल दे रखा है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी ने डिस्पेंस किया विद द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग द इन्वेंट्री, यानी कंपनी इन्वेंट्री काउंट नहीं करती, ठीक है सर, क्योंकि उसको लगता है बहुत टाइम पास वाली चीज है, नहीं करनी चाहिए, ये बेमतलब में काम खराब करता है। तो बताओ कौन से क्लॉज में रिपोर्ट करेंगे सर? क्लॉज 2 में रिपोर्ट करेंगे, जहां पे हम बोलते हैं कि हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में रिपोर्ट करना होता है। अब मुझे बताओ, जो जो बच्चे जिम जाते हैं, जो जो बच्चे जिम जाते हैं और जो नहीं भी जाते, तो थर्ड डे कौन सा था? मैंने कहा थर्ड डे इज द लेग डे। थर्ड डे इज द लेग डे, यानी लेग डे मतलब हम लेग्स की बात नहीं करेंगे, लिग्स की बात करेंगे। लिग्स बोले तो लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज और सिक्योरिटी। पानी के दो दो घूंट लगाओ, अब आ जाओ इस प्यारे क्लॉज को रिवाइज करते हैं। अब सर लिग्स में क्या करना था? लिग्स में क्या करना था? मैंने कहा कुछ नहीं करना, जो भी लिग्स आपने दिए ड्यूरिंग द ईयर, यानी लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी, इसको बाइफरकेट कर दो। बाइफरकेट किसमें सर? जो भी एग्रीगेट अमाउंट है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, इसको बाइफरकेट कर दो बिटवीन एसएजेवी, एसएजेवी मतलब सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर। बोलो मेरे साथ, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर एंड पार्टीज अदर देन एसएजेवी, दोनों में बाइफरकेट कर दिया। फिर आपने देखना है जो भी आपने लिग्स दिए और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, दी शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, ये कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट बात करता है, आपने लोन दिया, हाँ सर, वापस भी तो आएगा, तो कब कितना पैसा आएगा, कब कितना पैसा आएगा, नहीं कौन सी डेट पे कितना इंटरेस्ट आएगा, कितना प्रिंसिपल आएगा, इसकी पूरी टेबल बनती है कि इस डेट पे इतना इंटरेस्ट, इतना प्रिंसिपल, इस डेट पे इतना इंटरेस्ट, इतना प्रिंसिपल। तो अगला पॉइंट आपने देखना है, फॉर द लोन्स एंड एडवांसेस वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट हैज बीन मेड, यानी फॉर द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। अब अगर आपने शेड्यूल बनाया तो क्या रीपेमेंट रेगुलरली आ रही है, यानी वेदर द रीपेमेंट्स आर रेगुलर। इफ नॉट देन बताओ, इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू देन स्टेट द अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, ठीक है सर। 90 डेज का लॉजिक यही है, बैंक्स के केस में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। एंड सर अब अगर एक अमाउंट ऐसे अटकी पड़ी है, अगर एक अमाउंट ऐसे अटकी पड़ी है, तो क्या मैनेजमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठेगी या मेहनत करेगी? सर मेहनत करेगी, वो कोशिश करेगी पैसे को रिकवर करने की। तो उसी बारे में आपने रिपोर्ट करना है, वेदर रीजनेबल स्टेप्स बाय द मैनेजमेंट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। चारों के चारों पॉइंट्स हो गए, हाँ सर। पहला पॉइंट क्या था? एसएजेवी एंड अदर्स में बांट दिया। दूसरा पॉइंट क्या था? टर्म्स एंड कंडीशन शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल। तीसरा पॉइंट था, जो लोन्स है उनका शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट बना होना चाहिए, उस हिसाब से रीपेमेंट रेगुलर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जो ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज वो बताओ, और उसके लिए क्या स्टेप्स लिए वो भी बताओ, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ये काम खराब हुआ क्यों? ये जो सारा का सारा काम खराब है, हुआ क्यों? मैंने कहा दो बैड लोन्स की वजह से। पहला बैड लोन क्या था? पैसा इस साल आने वाला था, पैसा इस साल आने वाला था, कंपनी ने उसको रिफ्रेश कर दिया, कंपनी ने रिफ्रेश कर दिया, नहीं रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, फ्रेश लोन दे दिया। कभी भी ऐसा केस हुआ है तो आपको दो बातें बतानी है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच लोन्स एंड देयर परसेंटेज टू द टोटल लोन। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द लोन्स व्हिच हैव बीन रिफ्रेश्ड एंड देयर परसेंटेज टू द टोटल लोन, ठीक है सर। सेकंड केस कहता है, अगर कंपनी ने ऐसे कोई लोन दिए हैं जिसमें यही नहीं पता पैसा वापस कब आएगा, जिसमें यही नहीं पता पैसा वापस कब आएगा, यानी इनके कोई टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ही नहीं है, या फिर इट इज रीपेबल ऑन डिमांड, तो अगेन आपने इसका अमाउंट बताना है, परसेंटेज टू द टोटल बताना है, प्लस इतना बताना है कितना पैसा आपने कंपनी के प्रमोटर को दिया, कितना पैसा आपने रिलेटेड पार्टी को दिया, ये भी आपको बता के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बदमाश होते हैं, ठीक है। तो यहां आपका पूरा का पूरा क्लॉज 3 हो गया। इसमें से बस एक छोटी बात ध्यान रखना सर, क्या? जो इसका पार्ट ए है और जो इसका पार्ट ई है, यानी फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड लास्ट पॉइंट, ये एनबीएफसी पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देने का होता है। अब सर आपने कहा था थर्ड डे इज द लेग डे। जब भी लेग डे करते तो हमारी जो टांगे हैं, हमारी जो जांगे हैं, बहुत दर्द करती हैं, और वो दर्द सिर्फ उस दिन नहीं रहता, नेक्स्ट डे भी जाता है। तो मैंने कहा थर्ड डे इज द लिग्स डे, याद रखना, और फोर्थ डे भी लिग्स डे ही होगा, फोर्थ डे भी आपका लिग्स डे ही होगा, उसका दर्द फोर्थ डे तक जाएगा। तो ये भी बात करता है लिग्स की, यानी लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी। इसमें बस एक छोटी सी बात देखी जाती है, क्या आपने सेक्शन 185 और 186 से कंप्लाई किया? क्या आपने सेक्शन 185 और 186 से कंप्लाई किया? अगर नहीं किया तो उसके बाद में भी आप डिटेल्स दे सकते हो। अब सर व्हाट डज क्लॉज 5th टॉक्स अबाउट? तो क्लॉज 5 उसी की बात करता है जहां कंपनीज एक्ट चैप्टर 5 बात करता है डिपॉजिट्स की। अब डिपॉजिट्स के केस में दो चीजों से कंप्लाई करना है, बताओ क्या? एक तो आरबीआई के डायरेक्शन से, दूसरा सेक्शन 73 और 76 ऑफ कंपनीज एक्ट, इन दोनों से कंप्लाई करके चलना होता है, ठीक है सर। अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करेगी तो आप नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस के बारे में बताओ, ठीक है सर। और एक बात बताओ, अगर नॉन कंप्लायंस किया तो क्या कंपनी के अगेंस्ट ऑर्डर आएगा? कौन ऑर्डर करेगा? या तो आरबीआई करेगा या कंपनीज एक्ट वाले। कंपनीज एक्ट वाले यानी कंपनी लॉ बोर्ड या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, that is the NCLT. So there can be a order by the company law board, NCLT और RBI और any other tribunal. So अगर ऐसा कोई ऑर्डर आया है तो क्या कंपनी ने उससे कंप्लाई किया या नहीं, whether the company has complied or not. सर क्लॉज 5 तक हो गए, अब आ जाओ क्लॉज 6। क्लॉज 6 किसकी बात करता है सर? कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। ये बात करता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। बस इतना देखो, क्या कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 148(1)? एंड इफ द आंसर इज यस, ये बनाने हैं, तो वेदर द सेम आर मेड एंड मेंटेन्ड। सर एक बात बताओ,
एक बात बताओ, क्या हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स की चेकिंग करनी है? आंसर इज नहीं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स की चेकिंग करना आपका काम नहीं है, बस आपको ये देखना है कि इनको बनाया गया है या नहीं। डील डन, डील डन सर। अब क्लॉज 7 किसकी बात करता है? क्लॉज 7 किसकी बात करता है? तो सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा, देन वी विल मूव अहेड। तो मैंने कहा स से 7, स से स्टैट्यूटरी ड्यूज, फोकस करो। स से 7, स से स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होते हैं? जीएसटी, पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, अदर्स। इसको याद रखने का एक तरीका और है, टीडीएस की ड्यू डेट क्या होती है? 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो इससे ध्यान रखना, क्लॉज 7 बात करता है स्टैट्यूटरी ड्यूज की। अब ये कहता है दो तरह के ड्यूज होते हैं, अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड। पहले अनडिस्प्यूटेड की बात करते हैं। क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द अथॉरिटीज? एंड इफ नॉट, तो बताओ कितना अमाउंट ड्यू है फॉर मोर देन 6 मंथ्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो हमने यहां पे 3 एग्जांपल लिए। जीएसटी का अमाउंट जिसकी ड्यू डेट थी 15 जनवरी, ये कितने टाइम से ओवर ड्यू है? एज ऑन 31 मार्च 2.5 मंथ्स, तो ये रिपोर्ट नहीं होगा। इनकम टैक्स 29 सितंबर 23 ड्यू डेट थी, इसका कितना हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने वो गए, और सितंबर का 1 दिन, मोर देन 6 मंथ्स हो गया। हाँ, रिपोर्ट करो। प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट कितनी थी? 15 अक्टूबर 23। सर ये हो गया 5.5 मंथ्स, तो इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। डील डन, डन सर। अगर कोई डिस्प्यूटेड ड्यू है तो दो बातें बताना, कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है, कहां पे डिस्प्यूट पेंडिंग है, यानी कहां पे इसकी अपील पेंडिंग है। इट कैन बी अ ट्रिब्यूनल, इट कैन बी हाई कोर्ट और समथिंग लाइक दैट। सर मैंने अगर डिपार्टमेंट को सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन भेजी, यानी मेरे पास डिपार्टमेंट से कोई नोटिस वगैरह आता है, कोई और लेटर आता है जिसपे मैं रिप्रेजेंटेशन भेजता हूं, कोई अपील नहीं करता, तो ये डिस्प्यूट नहीं है, तो इसको हम डिस्प्यूट नहीं मानेंगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो यहां पे आपका क्लॉज 7 पूरा का पूरा मैंने यहां पे कवर करा दिया। अब आता है सर फेवरेट क्लॉज, क्लॉज 8। इनकम टैक्स वालों ने लगा दी कंपनी की वाट। सर इनकम टैक्स वालों ने कंपनी की वाट कैसे लगाई? तो इधर फोकस करके चलना। हमें यह देखना है कि जब भी कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी इन द बुक्स, और जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टैक्स असेसमेंट हुआ, तो कंपनी ने उसको सरेंडर कर दिया या डिस्क्लोज कर दिया। तो ऑडिटर क्या चाहता है? जो अनरिकॉर्डेड इनकम है, क्या ये प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? तो एकदम फ्लो में चलना। जब भी कोई ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड दैट हैज बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम, कहां पे डिस्क्लोज करी? इन द टैक्स असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ऑडिटर कहता है तुम पे टैक्स लगेगा, वो तो अलग है, इसका डिस्क्लोजर भी करो। सो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा वेदर द अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बस इतनी सी बात आपने यहां पे रिपोर्ट करके चलनी है। क्लॉज नंबर 9 ये बात करता है रीपेमेंट ऑफ लोन्स की। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हुए चलना और आगे बढ़ते हुए चलना, ठीक है सर। ये कहता है क्या कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अदर बोरोइंग्स और इंटरेस्ट टू एनी लेंडर? अगर हाँ, तो आपने रिपोर्ट क्या करना है? सबसे पहले नेचर ऑफ बोरोइंग। नेचर ऑफ बोरोइंग यानी क्या ये कोई लॉन्ग टर्म लोन था, या ये शॉर्ट टर्म लोन था, या फिर ये कोई डिबेंचर वगैरह था। व्हाट इज द नेचर ऑफ बोरोइंग, ठीक है सर। प्लस ये लोन आपने किससे लिया था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेंडर, कौन सा बैंक था, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है सर। फिर आपने कितने रुपए का डिफॉल्ट किया, जो भी डिफॉल्ट किया, ये प्रिंसिपल का डिफॉल्ट है, इंटरेस्ट का डिफॉल्ट है, कितने टाइम से डिले चल रहा है और इसके कोई रिमार्क्स, तो ये सब आपने बताना है। सर एक बात बताओ, ये लेंडर वाइज डिटेल्स कब देनी है? जब भी कोई डिफॉल्ट आप करते हो फॉर अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये दोनों तो साथ साथ चलते ही थे, अब इसमें गवर्नमेंट और ऐड हो गया, ठीक है सर। अगला पॉइंट कहता है क्या कंपनी को डिक्लेयर किया एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लेंडर, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट कहता है कि कंपनी ने ऐसा क्या काम खराब किया था जिसकी वजह से डिफॉल्ट वगैरह हो गया। तो दो पॉइंट ध्यान रखना, दो तरह के लोन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन की बात करते हैं। यह कहता है जो कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन था वो उसने उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किया जिसके लिए ऑब्टेन किया था। तो अगर ऐसा केस है कि उसने उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किया, तो आपने अमाउंट और पर्पस बताने जिसके लिए इसको डाइवर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कंपनी ने जो लोन लिया था वो तो लिया था कोई मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए। हाँ सर, इन लोगों ने क्या किया? मशीनरी तो नहीं खरीदी, एक लोन लेके दूसरा लोन रीपे कर दिया, तो दिस इज रॉन्ग। तो ये जो भी हुआ है इसके बारे में आप अमाउंट के बारे में और पर्पस के बारे में बताओगे, किस पर्पस के लिए यूज कर लिया, ठीक है सर। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स की। तो आप रिपोर्ट करोगे वेदर द फंड्स विच आर रिसीव्ड, वो क्या यूज हुए, वेदर द फंड्स हैव बीन ये क्या लिखा मैंने, वेदर द फंड्स, ओ माय गॉड, बिल्कुल सही बोला बच्चे ने, रेज्ड। हाँ रेज्ड, ठीक है। ये कितनी कितनी खराब हैंडराइटिंग तो मतलब किसकी होती है, सॉरी। वेदर द फंड्स विच हैव बीन रेज्ड, whether the funds which have been raised on short term basis they were utilized for long term purpose। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी का इशू आएगा, तो ऐसे केस में भी आपने नेचर एंड अमाउंट बता के चलनी है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर, चारों पॉइंट्स क्लियर हैं। इसके बाद हमारे दो पॉइंट्स थे एसएजेवी वाले। क्या सर? क्या कंपनी ने जो फंड्स लिए फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन वो अपनी एसएजेवी की ऑब्लिगेशंस के लिए तो नहीं लिए? अगर ऐसा केस है तो भी नेचर और अमाउंट बता के चलो, ठीक है सर। एंड लास्ट केस तो एकदम गंभीर केस था कि आपने अपनी एसएजेवी को गिरवी रख के, आपने अपनी ही सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की जो सिक्योरिटीज थी उनको गिरवी रख के, प्लेज रख के अगर कोई लोन लिया है,
तो ऐसे केस में भी आप उसकी डिटेल्स बताओ, प्लस अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो उसके बारे में भी बताओगे। तो यहां आपने यही 6 बातें करनी है। सारे बच्चे जल्दी से एक बार रिवाइज कराओ। रिवीजन के अंदर रिवीजन, अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन, तो उसकी डिटेल्स देनी है, कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है, क्या नेचर ऑफ बोरोइंग थी, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है ये किस फॉर्म में था, प्रिंसिपल फॉर्म में था, इंटरेस्ट फॉर्म में, नेम ऑफ द लेंडर, लेंडर वाइज डिटेल्स देनी है, अगर ये बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट है, ठीक है सर, एंड इसके बाद अबाउट द रिमार्क्स। जब आपने डिफॉल्ट किया तो आपका नाम क्या रख देंगे, विलफुल डिफॉल्टर। दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए। अब ये डिफॉल्ट क्यों हुआ, दो तरह के लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लोन को आपने सही पर्पस के लिए यूज नहीं किया, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किया। और आखिरी के 2 पॉइंट ऐसे जेवी वाले, ऐसे जेवी वाले यानी आपने ऐसे जेवी के लिए फंड्स बोरो करें, अगर ऐसा केस है तो उसका नेचर और अमाउंट बताओ, या फिर आपने अपनी खुद की ऐसे जेवी को अपनी प्यारी सब्सिडरी और एसोसिएट को गिरवी रखवा के लोन लिया है, तो अगर ऐसा केस है तो उसकी डिटेल्स बतानी है। और मान लो अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो ये सब्सिडरी तो फिर सामने वाले की हो जाएगी, तो ये भी आप रिपोर्ट करोगे टू द शेयर होल्डर। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब आ जाओ, क्लॉज 9 तो हो गया। अब क्लॉज 9 किससे मिलता जुलता है, क्लॉज 3 से। ये कहता है जब भी कंपनी लोन देती है, जब भी कंपनी ने लोन दिया तो कौन सा क्लॉज आएगा, क्लॉज 3, जिसमें हम लिक्स की बात करते हैं, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी। और जब भी कंपनी ने लोन लिया, दैट इज क्लॉज नंबर 9, 3 का स्क्वायर, तो लोन लेने पे क्लॉज 9 आता है। गॉट इट सर। अब आ जाओ क्लॉज 10 की बात करते हैं। क्लॉज 10 का मतलब क्या था, टन टन आ टन 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 टारा, आईपीओ लग गए या हमारा, तो हम बोलते थे 10 से आता है हमारा आईपीओ, एफपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। यहां मैंने क्या सिखाया था, मैंने कहा यहां बड़ी बेसिक सी चीज सिखाई थी, जब भी कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है, ये या तो आईपीओ एफपीओ से पैसा उठा सकती है या प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से पैसा उठा सकती है, तो इसमें आपने बस ये चेक करना है क्या ये उस पर्पस के लिए पैसा यूज हुआ या नहीं। यू जस्ट नीड टू चेक द पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन। सो यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ, सारे बच्चे फोकस करना। वेदर एनी मनी रेज्ड बाय आईपीओ एफपीओ इंक्लूडिंग डेट ड्यूरिंग द ईयर वर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज रेज्ड, इफ नॉट, तो आपने रिपोर्ट करनी है 2 चीजें, एक तो जो भी डिले हुआ या डिफॉल्ट हुआ, एंड अगर कंपनी ने इसमें कोई सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन कर दी तो वो रिपोर्ट कर देना, ठीक है सर। फिर हमने बात करी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट। यहां भी अगर कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट हुई है, किसकी, शेयर्स की या कन्वर्टेबल डिवेंचर जिसके अंदर भी इक्विटी की खुशबू आती है, या मैं लोन्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल डेट की बात नहीं कर रहा, तो अगेन आप इसकी यूटिलाइजेशन की बात करोगे फॉर द पर्पस। अगर नहीं तो डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट बता देना। बट सर साथ साथ ये कह रहे हैं नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस किसके साथ, अगर आपको पता हो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट, यहां पे सर 2 सेक्शंस और लगते हैं, 42 और 62। तो आपने ये भी देखना है क्या 42 और 62 कंप्लाई हुए, अगर नहीं तो फिर आप इसकी नॉन कंप्लायंस बताओगे। इजी पीजी सर। इसके बाद कौन सा क्लॉज था, क्लॉज 11। 11 किसकी बात करता है, मैंने कहा 11 मुल्कों की पुलिस, 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ना चाहती है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सर क्यों, डॉन को पुलिस क्यों पकड़ना चाहती है, क्योंकि डॉन ने किया है फ्रॉड। तो 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ना चाहती है क्योंकि उसने फ्रॉड किया, तो क्लॉज 11 हमेशा बात करेगा फ्रॉड की। अब सर फ्रॉड में हमने 3 चीजें डिस्कस की थी, एनी फ्रॉड, क्लॉज सेक्शन 143(12) वाला फ्रॉड और सीटी मार्क कंप्लेंट, यानी हम विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स की बात करेंगे। एनी फ्रॉड के बारे में सिंपल सी बात बोलता है, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी। सारे बच्चे करो मेरे साथ, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, डजंट मैटर कितने रुपए का है, डजंट मैटर कितने रुपए का, आप इसको रिपोर्ट करके चलोगे। सो एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, देन इसका नेचर एंड अमाउंट इंडिकेट करो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा कहता है 143(12) वाला फ्रॉड, यानी जिस थाली में खाया उसी में छेद, यानी इफ देयर इज एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143(12), ये कब होता था, जब भी कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय, कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी के अगेंस्ट ही 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड करता है, तो आपको ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को बतानी पड़ती है इन ADT 4 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर रूल 13, ठीक है सर। तो इसी बारे में आपने रिपोर्ट करना है कि क्या ऐसा कोई फ्रॉड हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है सर। एंड लास्ट में अगर कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई है तो क्या ऑडिटर ने उसको कंसीडर किया या नहीं, बस ये 3 बातें बता देना। तो यहां अगर आपका देखोगे तो क्लॉज नंबर 11 जो है, क्लॉज नंबर 11 जो है ये कहीं ना कहीं फ्रॉड वाला कवर हो जाता है। और अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे जाओ तो क्वेश्चन बैंक पे सर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 MTP Jan 25। ये कहता है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी यू डिस्कवर्ड एक फ्रॉड हुआ है 5 लाख रुपए का। सर सिर्फ 5 लाख रुपए का, तो इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो मैंने कहा सिर्फ ये बात मत रिपोर्ट करना, एनी फ्रॉड, आपने यहां पे दोनों अलग से रिपोर्ट करने, तो आप रिपोर्ट करोगे एज पर क्लॉज 11 पैरा 3 कारो 2020, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, नोटिस रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस नेचर एंड अमाउंट। फिर 143(12) वाला और विसल ब्लोअर कंप्लेंट, इन 2 पॉइंट्स को भी साथ साथ लिख के आना। डील डन सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्लॉज पे। फिर हमने डिस्कस करा क्लॉज 12। सर क्यों, 12 बजे निधि आने वाली है, सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, 12 बजे कौन आने वाली है, निराली नहीं, निधि आने वाली है, यानी क्लॉज 12 हमेशा निधि कंपनी की बात करेगा। अब सर निधि कंपनी में 3 चीजें ध्यान रखनी थी सर, क्या, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो कितना होना चाहिए, 12, यानी 1:20, ठीक है सर। मिनिमम कितने अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट होने चाहिए, 10%, 10% अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स होने चाहिए।
गॉट इट सर। प्लस आप बताओ क्या इसने कोई डिफॉल्ट किया इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस उसकी डिटेल्स दे दो। तो 3 बातें आपने बतानी है, ठीक है सर। अब आ जाओ क्लॉज नंबर 13। 13 किसकी बात करता है? रिलेटेड पार्टी। 13 बात करता है रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी के केस में बस 2 बात बताना, क्या आपने कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया। यानी कंपनीज एक्ट में 2 सेक्शन है 177 188, इनसे कंप्लाई किया। प्लस क्या आपने डिस्क्लोजर दिए एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटर में AS 18, फाइनल में इंडिया AS 24। अब आता है हम सबका फेवरेट क्लॉज 14 इंटरनल ऑडिट। सर इस पे तो क्वेश्चन भी है, हाँ MTP May 24। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान से समझना। हमें इंटरनल ऑडिट में क्या रिपोर्ट करना है सर? हमें बताना है इंटरनल ऑडिट के सिस्टम के बारे में और रिपोर्ट के बारे में। सिस्टम के बारे में और रिपोर्ट के बारे में, यानी वेदर द कंपनी हैज अ इंटरनल ऑडिट सिस्टम विच इज एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। सर एंटिटी बहुत बड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इंटरनल ऑडिट टीम भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है सर। फिर क्या एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर आपने रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर देखी एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर? क्योंकि जो वो बताएगा अबाउट द इंटरनल कंट्रोल्स, उससे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे इंपैक्ट आएगा। इंटरनल कंट्रोल अच्छे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम। इंटरनल कंट्रोल बहुत खराब, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा। तो इसको भी आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। तो 2 चीजों पर रिपोर्ट करना, सिस्टम और रिपोर्ट। इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या था सर? सब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक कंपनी है जिसने अपॉइंट किया है इंटरनल ऑडिटर मिस्टर जी। कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है 300 करोड़ है, ठीक है सर। तो एक बात तो पक्का होगा, इस पे कारो एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा कहता है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ स्टैट्यूटरी ऑडिटर की एज पर द कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली फॉर इंटरनल ऑडिट। तो आप सबसे पहले कारो की एप्लीकेबिलिटी के बारे में लिखोगे दैट द कारो इज एप्लीकेबल फॉर दिस कंपनी, क्योंकि एग्जामिशंस में नहीं आती, बस्सी प्राइवेट लिमिटेड वाली, ठीक है सर। फिर इंटरनल ऑडिट की 2 चीजें, सिस्टम और रिपोर्ट के बारे में आपने अपनी रिपोर्टिंग करनी है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फिर हम गए क्लॉज 15 पे। ये किसकी बात करता है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन किसके साथ? डायरेक्टर या उसके कनेक्टेड पर्संस के साथ। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है तो चेक करो कंप्लायंस विद सेक्शन 192। फिर हमने आरबीआई वाला क्लॉज पढ़ा। आरबीआई के क्लॉज में 4 बातें हैं, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करो, मजा आएगा। 2 बातें रजिस्ट्रेशन को लेके, 2 बातें कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को लेके। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बोलता है? वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 IA। सारे बच्चे मेरे साथ एक्शन करेंगे, 45 IA रजिस्ट्रेशन करवाइए। बोलो मेरे साथ, 45 IA रजिस्ट्रेशन करवाइए। आ जाओ कंटिन्यू करते हैं। वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। इफ यस, क्या कंपनी ने रजिस्ट्रेशन ली? ठीक है सर। इसी से मिलता जुलता एक और क्लॉज, वेदर द कंपनी कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के। तो अगर ये है तो ये भी रिपोर्ट करके चलो। अब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन होती है? सिंप्लिसिटी के लिए कोई ऐसी एनबीएफसी जो सिर्फ अपने ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके चलती है, ठीक है सर, ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट करके चलती है। तो ये कहता है कि क्या आपकी कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है एज डिफाइंड बाय आरबीआई रेगुलेशन। अगर हां तो वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी। अगर ना तो वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम सीआईसी, ठीक है सर। अगर ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी हैं तो बताओ कितनी सीआईसी हैं, तो बताओ कितनी सीआईसी हैं, बस इतनी सी बात आपने बतानी है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स ध्यान रखना, 2 रजिस्ट्रेशन वाले, 2 सीआईसी वाले। अब आता है क्लॉज 17। क्लॉज 17 कहता है अगर करंट फाइनेंशियल ईयर या पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई भी कैश लॉस हुआ है तो आपने बस अमाउंट ऑफ कैश लॉस बतानी है और कुछ नहीं है। क्लॉज 18, रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर। अगर लगता है आपसे पहले कोई ऑडिटर रिजाइन करके गया तो क्या आपने उसकी 3 चीजें कंसिडर करी? कंसर्न्स, ऑब्जेक्शंस, इश्यूज। कम ऑन, कंसर्न्स, ऑब्जेक्शंस, इश्यूज, ये आपने तीनों की तीनों चीजें कंसिडर करके चलनी है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। सर एक बात बताओ, ऑडिटर कंपनी से रिजाइन क्यों करके गया? क्योंकि कंपनी आईसीयू में है। कंपनी आईसीयू में नहीं है, आप बोलो कंपनी आईसीओ में है। तो तीनों के तीनों पॉइंट ध्यान रखना। इस पे अगर क्वेश्चन आ गया तो तीनों कीवर्ड्स एग्जामिनर को चाहिए। आई फॉर इश्यूज, सी फॉर कंसर्न्स, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स। डन सर। अब आ जाओ क्लॉज 19, हम सबका फेवरेट क्लॉज, गोइंग कंसर्न वाला। ये क्या कहता है? ये कहता है 5 चीजें कंसीडर करके, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी, दोनों को ऊपर नीचे रखा तो बन गया फाइनेंशियल रेशियो। तो जो भी कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स है उनके रियलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, जो भी कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटीज है उनकी पेमेंट को ध्यान में रखते हुए, और इनके फाइनेंशियल रेशियोज को, प्लस जो मैनेजमेंट के प्लान्स हैं और बाकी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रखी है, इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए आपको क्या डिसाइड करना है? आपको ये देखना है कि कोई मटीरियल अनसर्टिनिटी तो नहीं। देयर शुड बी नो मटीरियल अनसर्टिनिटी दैट कंपनी इज केपेबल ऑफ मीटिंग द लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट डेट, एंड जो भी लायबिलिटी ड्यू होती है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। कम ऑन, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, ये सब कंपनी मीट कर पाएगी। सर 1 ईयर का रेलिवेंस गोइंग कंसर्न में पढ़ा था। गोइंग कंसर्न में पढ़ा था कि कम से कम गोइंग कंसर्न असेसमेंट 1 ईयर की होनी चाहिए, 12 मंथ्स की होनी चाहिए फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो बस आपने इतना बोलना है, इन 5 चीजों को कंसीडर करते हुए फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी, दोनों को मिलाया फाइनेंशियल रेशियो, मैनेजमेंट के प्लान और अदर
इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन चीजों को कंसीडर करते हुए नो मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट द कंपनी विल बी एबल टू मीट द लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? यहां तक जो भी हमने क्लॉजेस पढ़े, कब से लेके सर 12 बजे कौन आने वाली है? निधि आने वाली है। उसके बाद से जो भी क्लॉजेस पढ़े, आ जाओ एक बार इनका पूरा का पूरा फ्लो दिमाग में डाल लेते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले क्लॉज 13 आएगा जो कि रिलेटेड पार्टी है। रिलेटेड पार्टी में बस ये ध्यान रखना, जो भी अनलकी चीज होती है 13 वाली, वो रिलेटेड पार्टी के साथ ही होती है, यही फ्रॉड कराती है। ठीक है सर? अब रिलेटेड पार्टी को किसने पकड़ा? मैंने कहा 14 में इंटरनल ऑडिटर ने। दिस इज एक्स के एक्सक्लूसिव, हाँ, कहीं नहीं मिलेगा तुमको लिंकिंग। तो मैंने कहा ये 14 में पकड़ा इंटरनल ऑडिटर ने। ठीक है सर? अब इंटरनल ऑडिटर ने 14 में पकड़ के बताया मालिक कैश नहीं है, सारी कैश रिलेटेड पार्टी ले गई, नो कैश लेफ्ट विद द कंपनी। यानी 15 किसकी बात करते हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर एंड कनेक्टेड पर्सन, जहां पे सेक्शन 192 की कंप्लायंस देखनी होती है। ठीक है सर? अब कैश लाए कहां से? अब कैश लाए कहां से? तो मैं गया 16 में आरबीआई के पास, आरबीआई कैश दो ना, आरबीआई कैश दो ना। फिर आया 17 का खतरा, फिर आया 17 का खतरा, कैश लॉस हो गया। कैश नहीं है तो ऑडिटर भी नहीं रुका, वो भी चला गया। और 19 में क्या हो गई? गोइंग कंसर्न अफेक्ट। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर? अब आ जाओ क्लॉज 20। ये किसकी बात करता है सर? ये बात करता है सीएसआर रिपोर्टिंग की। बड़ा सिंपल है, अगर आपने अपना साल भर में सीएसआर का खर्चा नहीं करा तो इसको शेड्यूल 7 के फंड में डाल दो विद इन 6 मंथ्स, ये इस पे आप रिपोर्ट करोगे। ठीक है सर? सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर आपका कोई पैसा है फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, आप कोई स्कूल बनवाना चाहते हो, हॉस्पिटल बनवाना चाहते हो, तो वो पैसा भी आप स्पेशल अकाउंट में डालोगे। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर? अब सर एक बात बताओ, क्लॉज 20 सीएसआर कैसे याद रखेंगे? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। क्या आप इन देवी जी को पहचानते हो? हाँ सर, अंबानी जी की शादी में देखा था। क्या देखा था? उन्हीं की वाइफ है। ओहो, इनका नाम है नीता अंबानी। ये सब कौन है? रिलायंस फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चे। रिलायंस फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चे। तो आपने कई बार देखा होगा आईपीएल में नीता अंबानी जी आती हैं। जो आईपीएल होता है 2020, इसमें नीता जी आती हैं अपनी सीएसआर दिखाने। तो मैंने कहा सीएसआर में हमेशा याद रखना, सीएसआर कहां दिखाया जाता है? आईपीएल में दिखाया जाता है, यानी 2020। जो सीएसआर की फील होती है वो हमें कहां मिलती है? 2020 यानी आईपीएल। तो हमेशा क्लॉज 20 को आप सीएसआर से रिलेट करके चलोगे। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब आ जाओ लास्ट क्लॉज, क्लॉज नंबर 21। ये क्या कहता है सर? ये बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि मान लो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बना रहे हो, आप कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बना रहे हो। तो मैं बताऊं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पे कारो एप्लीकेबल है ही नहीं। कंसोलिडेटेड पे कारो एप्लीकेबल है ही नहीं सिवाय क्लॉज 21 के। अब 21 कहता है कि यार एक बात बताओ, जब आपने पेरेंट कंपनी की कारो रिपोर्ट बनाई तो आपने कई सारे क्लॉजेस पे रिपोर्ट किया। मान लो क्लॉज 6 में आपको गड़बड़ मिली कि कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं करती हो। फिर जो सब्सिडरी थी S1, इसके 15 में गड़बड़ निकली कि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन में बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ये गड़बड़ मिली। फिर S2 में गड़बड़ मिली, इसके डिपॉजिट सेक्शन 73 टू 76 से कंप्लाई नहीं करते थे। और S3 में पता चला रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं है। तो मैं कहता हूं क्लॉज 21 कहता है कि ये जितनी भी गड़बड़े थी ना इंडिविजुअल कारो रिपोर्ट्स में, जितनी भी गड़बड़े इंडिविजुअल कारो रिपोर्ट्स में, आप इनको एक जगह ले आओ इन द फॉर्म ऑफ अ समरी। आप इनको एक जगह ले आओ इन द फॉर्म ऑफ अ समरी, जहां पे आप कंपनी का नाम बताओ और उसकी जो भी गड़बड़े, जिस पैरा में गड़बड़े वो बता दो। तो ये कहता है where any गड़बड़ is found by the respective auditor। गड़बड़ मतलब qualification और adverse remark by the respective auditor in the caro report of the companies which are included in the consolidated financial statement। तो आपने दो बातें बतानी है, डिटेल्स ऑफ द कंपनी और उनके कौन से पैरा नंबर में गड़बड़ है। डिटेल्स ऑफ द कंपनी और उनके कौन से पैरा नंबर में गड़बड़ है, ये आपको बताना पड़ेगा। इज द कंप्लीट कारो 2020 क्रिस्टल क्लियर टू यू? यस और नो? यस सर। जल्दी से सारे बच्चे पानी के दो दो घूंट लगाओ और अब मेरे साथ रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूं। सर यहां तो सरप्राइज है ही नहीं, रुको जरा, आएगा। आ जाओ मेरे साथ। ये है आपकी प्यारी प्यारी कारो की 1 पेजर समरी। थोड़ा 1.5 पेजेस तक चली गई, एडजस्ट कर लेना, ठीक है सर? कारो 2020 की समरी करते हैं। अब आ जाओ समरी रिवीजन, 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा कारो 2020 दिमाग के अंदर, ठीक है सर? सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी। ये कहता है कारो 2020 इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट 1%। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? बस्सी प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने कहा 1% कंपनी, बैंकिंग कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो 3 कंडीशन फुलफिल करती है सर। क्या? 1, 1 और 10। यानी जो इसका पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो 1 करोड़ के अंदर अंदर होना चाहिए, अप टू 1 करोड़। जो इसकी बोरोइंग्स हैं फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी अप टू 1 करोड़ होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। 10 करोड़ तक इसका टर्नओवर होना चाहिए एज पर शेड्यूल 3 का जो भी पीएनएल बनता है। ये आपने लिमिट ध्यान रख के चलनी है, ठीक है सर? अब आ जाओ पैरा 3 की रिपोर्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले क्लॉज 1, ये किसकी बात करता है? पीपी और इंटेंजिबल एसेट। पीपीई की पीपीटी, पीपीई मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए जो भी पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है सर? फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए रीजनेबल इंटरवल पे, और अगर कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसको प्रॉपर्ली डील करो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। टी का मतलब है जो भी टाइटल डीड है वो कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, लीज के अलावा। अगर नहीं है तो आपको कुछ डिटेल्स डिस्क्लोज करनी पड़ती है, जिसमें आ जाता है सर क्या? डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी,
ग्रॉस वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंपनी के नाम में नहीं है तो किसके नाम में, क्या वो कंपनी का प्रमोटर है, क्या कंपनी का डायरेक्टर है, उनका एम्प्लॉय है, उनका रिलेटेड पर्सन है, वॉटएवर, एंड इसके रीजंस क्या है, ये सब आपको बताना पड़ता है। अब सर दो पॉइंट और आते हैं इसमें, क्या, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के अंदर आपको बस इतना बताना होता है कि अगर कंपनी का रिवैल्यूएशन हुआ तो क्या रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया प्रॉपर्टी का, प्लस अमाउंट ऑफ चेंज इफ द चेंज इज 10% और मोर, 10% और मोर इन एग्रीगेट ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट। इसमें आप एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना, बेनामी वाला। सर बेनामी वाले में मैंने क्या कहा था, बेनामी वाले में बोला था अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, तो इसका भी आप डिस्क्लोजर चेक करोगे, इसका भी आप डिस्क्लोजर चेक करोगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस और नो? यस सर। इसके बाद हमने गए थे क्लॉज 2। क्लॉज 2 हो चाहे AS2 हो चाहे इंड AS 2, हमेशा बात करते हैं इन्वेंट्री की। अब इसमें दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, एवरीवन फोकस। सबसे पहले तो इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी ऑन रीजनेबल इंटरवल, कवरेज प्रॉपर होनी चाहिए, प्रोसीजर प्रॉपर होने चाहिए, और अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी मिली 10% और मोर की तो वो आप डिस्क्लोज करके चलो। तो तीन बातें ध्यान रखना, ठीक से हो, टाइम से हो, और फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम से होनी चाहिए, ठीक से होनी चाहिए, और अगर 10% और मोर की डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा देना। सेकंड पॉइंट जो आपको यहां पे फोकस करना था, वर्किंग कैपिटल सैंक्शन ग्रेटर देन 5 करोड़ फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर ऐसा केस है तो हमको कहीं ना कहीं क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है, दे शुड एग्री विद द बुक्स, इस पे रिपोर्ट करके चलेंगे, ठीक है सर। अब आ जाओ क्लॉज 3, थर्ड डे इज द लेग डे। लेग डे में आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले बांट दो बिटवीन SAJV एंड अदर्स, ठीक है सर। फिर देखो टर्म्स एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल तो नहीं है टू द कंपनीज इंटरेस्ट। फिर ये कहता है पैसा टाइम से आना चाहिए, यानी रीपेमेंट शेड्यूल बना हुआ उस हिसाब से रीपेमेंट्स रेगुलर है। अगर नहीं है तो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज एंड द स्टेप्स बाय द कंपनी टू रिकवर द अमाउंट। अब सर ये दो चीजें खराब क्यों हुई, दो खराब लोन्स की वजह से। कंपनी के पास पैसा इस साल आने वाला था, उसने रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश मतलब रिन्यू, एक्सटेंड या फ्रेश लोन। अगर ऐसा हुआ तो उसका टोटल एग्रीगेट अमाउंट बताओ, इट्स परसेंटेज टू द टोटल, ठीक है सर। ऐसा लोन दिया जिसमें ड्यू डेट ही नहीं है, तो अगेन आप उसका अमाउंट बताओ, एग्रीगेट, परसेंटेज टू द टोटल, प्लस कितना पैसा प्रमोटर और रिलेटेड पार्टीज को दिया ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है सर। अब आता है क्लॉज 4, ये भी बात करता है लेग्स डे की। इसमें बस आपने देखना है सेक्शन 185 और 186 कंप्लाई हुए या नहीं। चार क्लॉजेस हो गए। अब आ जाओ फिफ्थ क्लॉज, चैप्टर 5 क्लॉज 5 हमेशा बात करते हैं डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट्स के केस में दो चीजों से कंप्लाई करना है, आरबीआई के डायरेक्टिव सेक्शन 73 टू 76। अगर नहीं कंप्लाई किया तो कौन ऑर्डर करेगा, कंपनी लॉ वाले, कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीएलटी, आरबीआई या कोई और कोर्ट, उसके डायरेक्शन से आपने कंप्लाई किया या नहीं। अब आ जाओ क्लॉज 6, ये बात करते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। अगर सेक्शन 148(1) में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो आप चेक करो वेदर दे आर मेड एंड मेंटेन्ड और नॉट। आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है मतलब यू डोंट नीड टू चेक कि ठीक से बने कि नहीं, बस इतना देखो मेड एंड मेंटेन है या नहीं, ठीक है सर। सर से 7, सर से स्टैट्यूटरी ड्यूज, या आप बोल दो टीडीएस की डेट भी 7 होती है, ठीक है सर। अब ये दो तरह के होते हैं, अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड। पहले अनडिस्प्यूटेड की बात करते हैं, रेगुलर होने चाहिए, अगर नहीं है तो आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर डिस्प्यूटेड है तो दो बातें बताओ, अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट, फॉरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग, रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ट्रीटेड एज अ डिस्प्यूट। अब आ जाओ क्लॉज 8, ये किसकी बात करता है, इनकम विच इज डिस्क्लोज्ड इन इनकम टैक्स असेसमेंट। क्लॉज 8 इनकम टैक्स वालों ने लगा दी वाट, तो ये बस देखना कि जो अनरिकॉर्डेड इनकम है इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वाह सर, 8 क्लॉजेस तो क्या मखमली तरीके से हो गए। अब आ जाओ क्लॉज 9 पे। क्लॉज 9 किसका उल्टा पुल्टा था, 3 का, यानी आपने यहां पे लोन लिया है, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो सबसे पहले डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट, और फिर क्या विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं बोला गया। अब सर ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने दो हरकतें करी, लॉन्ग टर्म लोन का आपने पर्पस के लिए यूज नहीं किया, शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किया। आखिरी दो पॉइंट एसएजेवी वाले, लोन फॉर एसएजेवी, लोन जहां पे आपने प्लेज करी है एसएजेवी की सिक्योरिटीज, ठीक है सर। अब आता है क्लॉज 10, टन टन आटन टन टन टारा आईपीओ लग गया हमारा। क्लॉज 10 क्या कहता है, ये बात करता है दो तरीके से पैसा लिया, या तो पब्लिक से या प्राइवेटली। तो अगर पब्लिक से पैसा लिया तो आईपीओ एफपीओ के केस में क्या आपने जो फंड्स थे उनको उस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया, अगर नहीं तो जो भी डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट है, अमाउंट एंड उसकी रेक्टिफिकेशन, ये तीनों बातें आप बताओगे, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट, तो दो सेक्शन लगते हैं 40 टू 62 उनकी कंप्लायंस, प्लस क्या आपने पर्पस के लिए यूज किया, अगर नहीं तो उसका भी अमाउंट और डिटेल्स बता देना, ठीक है सर। अब आता है क्लॉज 11, 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ना चाहती है क्योंकि उसने फ्रॉड किया है, तो एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, इसको रिपोर्ट करो। सेक्शन 143(12) वाला जो ADT 4 का फ्रॉड होता है उसको रिपोर्ट करो। एंड आखिरी में अगर कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट है तो इसको रिपोर्ट करके चलना। क्या बात है सर, वन लाइनर क्लॉज। क्लॉज 12, 12 बजे निधि आने वाली है। सबसे पहले नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो 1:20, जितनी भी लिमिट्स है इसमें मैंने आपके लिए येलो करके रख दिया ताकि आपके लिए लास्ट डे रिवीजन बहुत आसान हो जाए। प्लस 10% अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट होनी चाहिए, और अगर कोई डिफॉल्ट है ऑन द इंटरेस्ट और रीपेमेंट तो उसकी आप डिटेल्स बता के चलोगे। अब आ जाओ क्लॉज 13, 13 होने लगाऊं रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी के केस में बस दो चीजें चेक करनी, कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 177, 188। अब सर इंटरनल ऑडिट यानी क्लॉज 14, रिलेटेड पार्टी को इंटरनल ऑडिटर ने पकड़ा। इंटरनल ऑडिटर के केस में दो चीजें चेक करना, उसका सिस्टम, उसकी रिपोर्ट, यानी सिस्टम इज इन लाइन विद द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, ठीक है सर। प्लस क्या एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर किया, ठीक है सर। अब आता है 15, इंटरनल ऑडिटर ने बोला कैश नहीं है, यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर और देयर कनेक्टेड पर्सन, अगर हां तो क्या सेक्शन 192 से कंप्लाई किया या नहीं।
क्लियर है बॉस, 15 क्लॉजेस हो गए। अब आ जाओ क्लॉज 16। क्लॉज 16 किसकी बात करता है? आरबीआई की। आरबीआई में हमने क्या किया था, दो पार्ट्स में बांट दिया था, रजिस्ट्रेशन और सीआईसी। क्या कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 45 आई है, रजिस्ट्रेशन करवाइए, इफ यस वेदर इट इज रजिस्टर्ड, वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, इफ यस वेदर इट इज रजिस्टर्ड। क्या उसने कंडक्ट किया नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या कंपनी सीआईसी है, अगर ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है तो नंबर ऑफ सीआईसी बताओ इन द ग्रुप। हो गया पूरा का पूरा क्लॉज 16। अब आ जाओ 17। 17 का खतरा हो गया कैश लॉस। करंट ईयर में हो चाहे प्रीवियस ईयर में हो, आपने अमाउंट ऑफ कैश लॉस बताना है। 18, क्या आपसे पहले कोई ऑडिटर रिजाइन करके गया, अगर हाँ तो आपने क्या कंसीडर करना था? आईसीओ। आईसीओ मतलब इश्यूज, उसके अलावा ऑब्जेक्शंस और कोई भी कंसर्न्स, इश्यूज कंसर्न्स ऑब्जेक्शंस जो भी आउटगोइंग ऑडिटर ने रेज करे हो। ठीक है सर, इसको मैं ठीक ही कर देता हूं, ये लो आपके लिए आईसीओ। इसके अलावा हमने बात करी जब इतना काम खराब हो चुका है तो गोइंग कंसर्न अफेक्ट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लायबिलिटीज रेशियोज, मैनेजमेंट के प्लान्स एंड अदर इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या देर इज नो मटीरियल अनसर्टिनिटी फॉर मीटिंग द लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड विद इन 1 ईयर ऑफ द बैलेंस शीट डेट। वाओ सर, लास्ट के सिर्फ दो क्लॉजेस रह गए, लास्ट के सिर्फ दो क्लॉजेस रह गए। सीएसआर की रिपोर्टिंग तो ये कहता है जो भी अनस्पेंड अमाउंट है क्या आपने इसको ट्रांसफर किया शेड्यूल 7 फंड में विद इन 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो क्या आपने उसका पैसा स्पेशल अकाउंट में डाला या नहीं। लास्ट में आता है क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क क्लॉज 21। क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क इन एनी कारो रिपोर्ट, कौन सी कारो रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज विच आर इंक्लूडेड इन द सीएफएस। अगर ऐसा केस है तो डिटेल्स ऑफ द कंपनी एंड पैरा नंबर। अब एक बच्चा मेरे से पूछता है सर क्या सारे क्लॉज याद हो गए, ये कैसे याद रहेगा? क्लॉज 21, क्लॉज 21 क्वालिफिकेशन की बात करता है। तो दोस्त भूल मत जाना, भूल मत जाना, सीए की जो मेंबरशिप है उसके लिए मिनिमम एज 21 ईयर है। तो अगर आपको क्वालिफाई होना है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, द मिनिमम एज क्राइटेरिया इज 21 ईयर्स। यहां पूरा का पूरा कारो 2020 का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है विद ऑल कॉन्सेप्ट्स, मेमोरी टेक्निक्स एंड ऑल द इंटरलिंकिंग। आई होप आपको काफी मजा आया होगा। इसी तरह खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और जल्द ही सीए फाइनल में कूदी लगा के हम आपसे वहां पे भी मिलेंगे। तो इसी तरह पूरे जोश और जुनून के साथ अच्छे से लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, बिकॉज फिर अपनी मंजिल मिल जाएगी, फिर हमारी जीत पक्की है। बस आपने हार नहीं माननी, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, रुकना अपना काम नहीं। लगे रहो मित्रों, लगे रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आपसे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहो, हमें राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। कीप गोइंग।